करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मज़ीद नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी नदीम शेयर कर रहे हैं। नदीम कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 9 साल पुरानी बात है। हम लोग सरगोदा फैक्ट्री एरिया के रहने वाले हैं। पहले भी हम लोग फैक्ट्री एरिया में ही रहते थे, लेकिन जिस घर में हम लोग पहले रहते थे वो घर जो था हम लोगों का अपना घर था। वो घर बेचने के बाद हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। हम लोगों के एक भाई जो थे वो हम लोगों से अलहदा हो गए। वालिदैन के बाद इसी तरह से भाई बहन बाज़ औक़ात इकट्ठे नहीं भी रहते। बहनों की भी शादी हो चुकी थी। हम 4 भाई थे। बड़े भाई अलहदा हो गए तो हम 3 भाइयों ने मिलकर एक घर रेंट पर ले लिया। मेरे जो 2 भाई थे वो शादीशुदा थे और मैं अभी अनमैरिड था। हम लोगों ने जो घर रेंट पर लिया वो भी फैक्ट्री एरिया में ही था, लेकिन वो जो मोहल्ला सा था बड़ा जैसे खामोश, कोई किसी के घर इतना आना जाना नहीं, जबकि जो हमारा पहला मोहल्ला था वो बहुत ज़्यादा रौनक वाला था। तो इस चीज़ ने हमें थोड़ा सा उदास किया। 3-4 गलियां छोड़कर ही हमने ये नया घर भी लिया था। मेरी मार्केट में एक शॉप थी, मैं वहां पर काम किया करता था। मुझे अक्सर देर सवेर हो जाती थी। बाकी जो मेरे भाई थे उनके अपने कारोबार थे। अब हम लोगों का वहां पर रहने का ये सिस्टम था कि इस घर की जो बैठक थी वो उन लोगों ने मुझे दे दी। एक बड़ा कमरा एक भाई ने ले लिया और ऊपर वाले पोर्शन पर एक कमरा और एक स्टोर था जो दूसरे भाई ने ले लिया। उनके बच्चे भी थे। नीचे भी एक रूम के साथ स्टोर था, बड़े रूम के साथ, वो भी मेरे दूसरे भाई ने ले लिया। मैंने उन्हें कहा कि मेरे लिए एक ड्राइंग रूम ही काफी है। वॉशरूम और टॉयलेट जो है वो सहन में अलग अलग बने हुए थे। ऊपर वाले फ्लोर पर अलग बाथरूम थे। हम लोगों ने वहां पर रहना शुरू कर दिया। अब ड्राइंग रूम का दरवाजा अलग होता था और घर का गेट थोड़ा सा आगे जैसे टर्न करते थे एक छोटी सी गली थी, उसमें हमारे घर का गेट होता था। मुझे देर होती थी तो मैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ से दरवाजा खोलकर अपने हिस्से में आ जाया करता था। गर्मियों की रातें थी। बाजार में बैठे बैठे दोस्तों के साथ गपशप करते टाइम का पता ही नहीं चला। उठते उठते भी मुझे 12:30 पौने 1 हो गए। मैं खाना खाकर ही अक्सर आ जाता था रात को। जो ही मैं अपने घर की तरफ आ रहा था मुझे अक्सर मेरा एक दोस्त जो है वो पुल के पास उतार दिया करता था, फाटक के करीब। फिर वहां से पैदल ही मैं अपने घर आ जाया करता था। उसको आगे अपने घर की तरफ नूरी गेट वाली साइड जाना होता था। उसने मुझे फाटक के पास उतारा और खुद वो अपने घर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद मैंने अपना रास्ता लिया। पूरा इलाका सुनसान था। 1-2 मोटरसाइकिल मेरे पास से गुजरे। उसके बाद जैसे वो मोहल्ला शुरू हुआ तो वहां पर उससे पहले कचरा कुंडी आती थी। काफी बड़ी कचरा कुंडी थी। लोगों ने इस जगह को बहुत खराब कर दिया था। ऐसे लगता था मोहल्ले भर के लोग यहीं पर आकर कूड़ा करकट फेंक कर जाते हैं। दूर से ही उस जगह का ताफुन शुरू हो जाता था। वहां से जब मैं गुजरा तो उसी गार्बेज के पास से, कूड़े के ढेर के पास से एक कुत्ता उठकर मेरी तरफ आया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो आम सा स्ट्रीट डॉग था, सफेद कलर का। एकदम से मुझे ऐसा लगा वो मेरे पीछे पीछे या मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने पलट कर देखा तो वो मेरे साथ साथ ही आ रहा था, लेकिन था मुझसे फासले पर। उसका बिल्कुल भी इरादा मेरे ऊपर अटैक करने का नहीं था। ना वो हुर्रा रहा था, ना मेरी तरफ देख रहा था। मैं चलता था तो मेरे पीछे चलने लग जाता था और मैं रुकता था तो वो भी रुक जाता था। यहां तक कि गली का कोना आ गया, वो मेरे पीछे पीछे था। मुझे थोड़ा सा इससे डर लगा। मैंने एक पत्थर उठाकर उसको मारा तो तेजी से भागता हुआ हम लोगों वाले मोहल्ले की तरफ ही चला गया। मुझे लगा कि अब ये चला जाएगा। मैं बिला झिझक मोहल्ले के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं कि बिल्कुल सामने कोने पर कोई औरत खड़ी हुई है।
उस औरत को देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये औरत इतनी रात को अकेली बाहर क्या कर रही है। काले रंग के लिबास में एक औरत खड़ी थी। वहां पर कोने पर एक घर था, पता नहीं वहां पर कौन रहता था। उनके घर के साथ स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी जिसके नीचे वो औरत खड़ी थी। उससे पहले हम लोगों का घर आ जाता था, यानी हम लोगों का घर उसके ऑपोजिट साइड पर था। अपने घर के बाहर खड़ा होकर मैं उसे देख सकता था। मैंने अपने ड्राइंग रूम का जल्दी से दरवाजा खोला और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और चुप करके अंदर आकर लेट गया। कमरे में आया, लाइट ऑन की, पंखा चलाया, वॉशरूम में गया, फ्रेश हुआ, कपड़े बदले और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। गर्मियों का मौसम था तो मैं खिड़कियां खोल देता था। वहां पर वही पुराने जमाने की खिड़कियां लगी हुई थी जिनके आगे लोहे की वो रॉड्स लगी होती हैं। जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो बाहर से ताजा हवा अंदर आने लग गई और दिन भर की घुटन और हफ्स जो थी वो उस ड्राइंग रूम से बाहर जाने लगी। वही पुराने जमाने का मकान था एक, जिसमें हम लोग रहते थे, लेकिन इसके दरो दीवार आज भी बहुत ज्यादा ठंडे थे क्योंकि ये घर बड़े मजबूत और पुराने दौर के बने हुए थे। खैर, मैं सोने की कोशिश करने लगा। दिन भर का थका हारा जैसे ही बिस्तर पर लेटता था तो पता ही नहीं चलता था कब आंख लग गई। जैसे ही मुझे सोए हुए काफी देर हुई तो एक आवाज से मेरी आंख खुली। जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसी आवाज आ रही थी जैसे वही कुत्ता जो है, वही या कोई और कुत्ता, यानी कुत्ते की हल्की सी आवाज में रोने की आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी, बिल्कुल मेरे बैठक के कमरे के बाहर दरवाजे के पास से। मेरी तो जान ही निकल गई। उस वक्त मेरी कमर थी खिड़की की तरफ। जो ही मैंने पलट कर देखा तो क्या देखता हूँ, खिड़की में वही औरत खड़ी हुई है। काला लिबास था, चेहरा इंतहाई हैबतनाक था, सुर्ख रंग का जैसे ऊपर दुपट्टा लिया हुआ था और सफेद आंखें। अंदर झांक कर देख रही थी। मैंने पूरे होश के साथ उसको देखा और मैंने एकदम से शोर मचाया कि कौन है वहां पर। जैसे मैंने शोर मचाया तो एकदम पीछे हटी। मैं बहुत घबरा गया। मैं फौरन से उठा, मैं खिड़की पर आया। मैंने आगे जैसे झांक कर देखना चाहा तो वहां कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैंने जल्दी से अपनी बैठक का दरवाजा खोला, बाहर झांक कर देखा तो वही औरत अभी भी उसी लाइट के नीचे खड़ी हुई थी और ऐसे लग रहा था कि अब की बार वो खड़ी इसी अंदाज में है, लेकिन पलट कर हमारे घर की तरफ देख रही है। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं फिर भी उससे मुखातिब नहीं हुआ। मैंने फौरन से कमरा बंद किया और बंद करके खिड़की भी बंद कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। एकदम से मुझे ऐसा लगा जिस तरह से ये कोई और मखलूक है, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। कोई इंसान इतनी रात को सुनसान सड़क पर इतनी देर तक क्यों खड़ा रहेगा? वही अंदाज खड़ी होने का, ना हिलती है ना जुलती है, मानो जिस तरह से पत्थर का कोई बुत खड़ा है। पता नहीं कौन है कौन नहीं। फिर से वही आवाजें गूंजने लगी। वो आवाजें ऐसी थी जैसे मध्यम सी आवाज में कोई जानवर होता है। मैंने खिड़की बंद कर दी, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। मेरे ड्राइंग रूम की लाइट अभी जल रही थी। मैंने पंखा थोड़ा और तेज किया कि उसकी आवाज मेरे कानों में ना आए, लेकिन पंखे की हवा को भी चीरती हुई वो आवाज मेरे कानों में आ रही थी। तभी मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ जैसे खिड़की पर कोई दस्तक दे रहा है। एक बार दस्तक हुई, दो बार दस्तक हुई और फिर तीसरी बार। मैं तो डर के मारे पूछ भी नहीं सकता था कि कौन है। फिर ऐसा लगा जैसे उसने मेरे ड्राइंग रूम के दरवाजे को धकेला है। अब मैं बहुत खौफजदा हो गया। मैंने कहा कि कौन है बाहर? मैं जरा गुस्से से बोला, ऊंची आवाज में बोला, तो ऐसा लगा कि कदमों की आहट पीछे हटी या कोई पीछे हट के गया है। वो रात मैंने बड़ी मुश्किल से डर डर के गुजारी। सुबह घर में जब बच्चे जागते थे तो शोर शराबा होता था तो आंख खुल जाती थी, लेकिन आज बच्चों के शोर से भी मेरी आंख नहीं खुली। 9 बजे के करीब मुझे मेरे भाई ने जगाया और कहा कि क्या बात है, तबीयत ठीक है? आज मार्केट नहीं जाओगे? तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें देखने आ गया। मैं फौरन से उठा, मैंने भाई को रात वाला सारा किस्सा बताया। भाई परेशान हो गए, कहने लगे कि कहीं तुम कोई वहम तो नहीं कर रहे? मैंने कहा कि नहीं, मैं कोई वहम नहीं कर रहा, मेरा यकीन करें। भाई ने कहा कि अल्लाह खैर करेगा, अब ऐसा कुछ भी देखो तो दरवाजा मत खोलना, और अगर तुम्हें डर लगे
तो तुम भी हमारे साथ बाहर सहन में चारपाई बिछा लिया करो। खासा खुला और बड़ा सहन है, तुम क्यों सोते हो अकेले अंदर? मैंने भाई से कहा कि ठीक है, मैं देखूंगा। मैं उठा, भाभी ने नाश्ता बना कर दिया, नाश्ता किया। उसके बाद मैं अपने काम पर चला गया। वहां पर मार्केट में जहां पर मेरी शॉप थी, वहां पर एक मस्जिद थी। उस मस्जिद के पास एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। वहां पर एक बुजुर्ग बैठा करते थे। उन बुजुर्ग के बारे में मशहूर था कि वो बहुत रूहानियत रखते हैं, अल्लाह वाले नेक इंसान हैं। ना चाहते हुए भी मैं उनके पास चला गया। मैं कभी कभार उनको मिलने जाया करता था, लेकिन बहुत कम। अगर उनका कोई काम होता था तो मैं उनका वो काम भी कर देता था। यानी कभी उनके कूलर में पानी भर देना, बर्फ ला के डाल देना, कभी उनको चाय चाहिए होती थी तो वो ला के दे देना। उनके ऐसे छोटे मोटे काम मैं कर लिया करता था। उनसे ना चाहते हुए मुझे एक मानूसियत थी। खैर, मैं उनके पास गया, उनके पास कुछ आदमी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, आपको पानी बना दूं? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने उन्हें कूलर में पानी भर के दिया, बर्फ डाल कर दी। जैसे ही वो लोग उठकर गए, मैं उनके पास बैठ गया। मैंने उन्हें रात वाला सारा किस्सा बताया। उनका ये कहना था कि इस कचरा कुंडी के पास से जो मखलूक तुम्हारे पीछे आई थी, वो कुत्ता नहीं था, वो कुत्ते के रूप में गैर मरी मखलूक थी। वो कोई आम चीज नहीं थी, बल्कि वो एक पिछल पैरी चुड़ैल थी। जब ये किसी इंसान के पीछे सफेद कुत्ते के रूप में आए, तो ये उस पर बसेरा करने का एक इशारा होता है। और अगर ये किसी इंसान के पीछे काले कुत्ते के रूप में आए, तो इसको फौरन नुकसान दे देता है। अब ये तुम्हारे पीछे सफेद कुत्ते के रूप में इसलिए आई थी कि तुम पर बसेरा करना चाहती थी। या तो ये इस कचरा कुंडी की मखलूक है, या फिर ये इस मोहल्ले में ही रहती है। जिस घर की तुम बात कर रहे हो, क्या वो घर आबाद है? मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं जानता, हम लोग तभी इस मोहल्ले में नए आए हैं। पता नहीं वो घर आबाद है या गैर आबाद, मैं नहीं जानता। बहरहाल जो रात को मेरे साथ हुआ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा, कोशिश करो कि जब उस कचरा कुंडी के पास से गुजरो तो आयतुल कुर्सी तुम्हारे ऊपर हिसार होना चाहिए। दुरूद पाक आयतुल कुर्सी का हिसार करके फिर निकला करो। और ऐसी कोई भी मखलूक नजर आए तो दोबारा उसे पत्थर नहीं मारना। वो तुम्हारे पीछे आ रही थी, तुमने पत्थर मारा तो वो तुम्हारे खिलाफ होगी। शायद उसे को अपना आप जाहिर ना करती, लेकिन तुम्हारे पत्थर मारने के बाद उसे गुस्सा आ गया। रात को सोने से पहले भी अपने ऊपर हिसार करके सोया करो, चारों को आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ के। तो ऐसी कोई भी मखलूक हमलावर नहीं हो सकेगी। इसके बाद भी अगर वो तुम्हें तंग करे तो फिर मुझे बताना, फिर इसका कोई और हल देखेंगे। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। दिन भर काम किया, वापस आज मैं जल्दी निकल आया। 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। जैसे उस कचरा कुंडी के पास से पहुंचा, उन बुजुर्ग की बात मुझे याद थी। मैंने फौरन से आयतुल कुर्सी का विर्द किया और आयतुल कुर्सी का हिसार अपने ऊपर बांधकर वहां से गुजर गया। आज मुझे कोई भी नजर नहीं आया, ना सफेद रंग का कुत्ता, ना कोई आवाज। जल्दी से अपने घर आया। उस घर के आगे भी कोई नहीं था, वो घर भी खाली था। अपना वहम दूर करने के लिए थोड़ा सा उस घर के पास से मैं गुजरा तो उस घर के ऊपर ताला लगा हुआ था। वो घर गैर आबाद था, या शायद वहां पर रहने वाले कहीं गए होंगे, लेकिन इस घड़ी इस लम्हे वो घर बंद था, ताला लगा हुआ था। मैं वापस आया, मैंने अपनी ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला। अभी सब जाग रहे थे, सबको जाके मिला। आज खाना मैंने बाहर से नहीं खाया था, तो भाभी ने खाना पूछा और मैंने उन्हें कहा कि जी मैं खाऊंगा। खाना खाने के बाद थोड़ी देर अपने भाइयों के पास बैठा। 12 बजे के करीब मैं अपनी बैठक में आ गया और मैंने उन्हें कहा कि अगर मुझे नींद ना आई तो मैं शायद बाहर चारपाई बिछा लूं। तो भाभी ने कहा कि सहन का ये वाला हिस्सा खाली होता है, बेशक यहाँ पर चारपाई बिछा लिया करो। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। जैसे ही रात हुई, मैं बिस्तर पर लेटा। पिछली रात मुझे याद आने लग गई। अब मेरे इस चीज का मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं खिड़की खोलूं या ना खोलूं। एक दिल चाह रहा था कि खिड़की बंद ही रहने दूं। अगर खिड़की खोली तो कहीं वो फिर सामने आकर खड़ी ना हो जाए। फिर सोचा कि बाहर सहन में चला जाता हूं, अंदर तो बहुत घुटन सी हो रही है, खिड़की बंद करके तो मैं नहीं सो सकूंगा। खैर उठा और खिड़की खोल दी।
सोचा कि अगर कोई आहट या आवाज आई तो चारपाई बाहर ले जाऊंगा। काफी देर सोया रहा। उसके बाद फिर मैंने गौर किया, एक दो बार आंख खुली, देखा तो कोई आवाज, कोई आहट कुछ भी नहीं था, जैसे कुछ है ही नहीं। बेफिक्र होकर फिर सोने लगा। अभी मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर होगी, उसके बाद एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से आज फिर बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही है, और आज आवाज ऐसे आ रही है कि जिस तरह से कोई बिल्ली होती है, लेकिन बिल्ली की आवाज बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। खौफ से मेरी आंख खुल गई तो मैं क्या देखता हूं, एक बहुत भयानक काले रंग की बिल्ली मेरी बैठक की खिड़की में बैठी रो रही है। उस बिल्ली का चेहरा बहुत डरावना था, काली स्याह बिल्ली थी वो। मैं फौरन से उठा, मैं जल्दी से उठा और मैंने उस बिल्ली को बहुत जोर से जैसे भगाने की कोशिश की, तो उस बिल्ली ने गली की तरफ छलांग लगा दी। मैं खिड़की पर आया तो मेरे कानों से एक आवाज टकराई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जब ये आवाज मैंने सुनी, मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने जल्दी से अपनी चारपाई उठाई और बाहर सहन में आ गया। उस वक्त रात के 2:45 बज रहे थे। सहन में आकर मैंने अपनी चारपाई सहन में बिछा ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे दोनों कान जो हैं वो अभी भी ड्राइंग रूम वाली खिड़की पर ही थे। उसे मैंने बंद नहीं किया था। ऐसे लग रहा था कि अभी भी वहां से किसी की आवाज गूंज रही है, जिस तरह से कोई बोल रहा है। अब मैं बहुत ज्यादा डर गया। वो रात मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारी और सुबह होते साथ ही नाश्ता किए बिना ही मैं घर से निकला और उन बुजुर्ग के पास पहुंच गया। वो मुझे देखकर हैरान हो गए कि आज मैं इतनी जल्दी क्यों आ गया हूं। मैंने उन्हें रात वाला सारा किस्सा बताया। उनका ये कहना था कि मैंने तुम्हें पहले कहा है, ये मखलूक तुम्हारे पीछे लग गई है, तुमने उसे पत्थर मारा है, शायद इसलिए। फिर मैंने उन्हें बताया कि जिस घर का आप पूछ रहे थे वो घर भी वीरान है। मुझे नहीं लगता कि उस घर में कोई रहता है, उस घर पर ताला लगा हुआ था। उन बुजुर्ग ने मुझे ये कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हिफाजत का एक नक्श बनाकर दूंगा, वो तुम अपने गले में पहन लो, उम्मीद है ये तुम्हें तंग नहीं करेगी। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। उन बुजुर्ग ने मुझे हिफाजत का तावीज़ दे दिया। वो तावीज़ मैंने गले में पहन लिया। आज मैं 9 बजे के करीब घर चला गया और मैं अपने बहन भाइयों के पास ही बैठा रहा। मेरी बहन भी आई हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं बाहर सहन में सो जाऊंगा, अगर आपने सोना तो आप ड्राइंग रूम में सो जाएं। उसने कहा कि ठीक है, मैं ड्राइंग रूम में सो जाऊंगी, तुम बाहर सो जाना। उन्हें भी मैंने बताया तो उनका ये कहना था कि हो जाता है बाज़ औक़ात, कभी कभार ऐसी चीज़ें इंसान को डराने लग जाती हैं। हम लोगों की एक कज़न थी, उन पर भी जिन्नात का बसेरा हुआ था। वो मुझे उनका किस्सा बताने लग गई कि उनके ऊपर कैसे जिन्नात का बसेरा हुआ था। वो लोग एक घर में गए थे तो वहाँ पर जिन्नात थे। तो हमारी वो जो कज़न थी, उनको वो जिन्नात बहुत ज़्यादा तंग करते थे, उनको नज़र आते थे और उनको वो उस घर में मुर्दा लोगों के रूप में नज़र आते थे, जो लोग ख़ानदान के वफ़ात पा चुके थे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ऐसी बातों से बहुत डर लगता है, आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। खैर मैं बाहर सो गया और मेरी सिस्टर जो थी वो ड्राइंग रूम में ही सो रही थी। जैसे ही आधी रात का टाइम हुआ, मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरी बहन ने मुझे आवाज़ दी है, वो मुझे नदीम नदीम कहकर बुला रही थी। मुझे लगा कि शायद वो डर गई हैं। मैं फ़ौरन से उठा और मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, खैरियत है, क्या बात है, आप डर गई हैं? तो आगे से मेरी बहन ने कहा कि नहीं, मैं तो सोई नहीं हूँ, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे अभी आपकी आवाज़ आई थी। तो वो कहने लगी, नहीं मैं सोई हुई हूँ, तुम जाकर सो जाओ, वहम ना करो, आयतल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। मैं बड़ा परेशान कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं फिर आकर लेट गया। अभी 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे, मुझे फिर ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरी बहन मुझे आवाज़ें दे रही है, वो मुझे बार बार कह रही है, नदीम इधर आओ, नदीम इधर आओ। तो मैं आगे से उनको ये कह रहा हूँ, बाजी मैं आ रहा हूँ। जो ही मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं वो छत के ऊपर से नीचे झांक रही हैं।
اور مجھے کہہ رہی ہیں جلدی سے اوپر آؤ، ڈرائنگ روم میں بہت گرمی ہے، میں نے نہیں سونا ادھر، مجھے چارپائی اوپر چڑھا کر دو۔ تو میں نے کہا کہ اچھا میں آتا ہوں۔ اب میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ اوپر بھی ایک چارپائی پڑی ہے، میں وہ بچھا دیتا ہوں۔ ہم لوگ اونچی آواز میں صحن میں باتیں کر رہے ہیں، سب گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ سب سو رہے ہیں اور میں بہت اونچا بول رہا ہوں۔ اس کے بعد میں بھاگتا ہوا اوپر گیا، اوپر جا کر دیکھا تو میری بڑی سسٹر جو ہیں وہ بڑے عجیب انداز میں کونے میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو میں ان سے کہنے لگا کہ باجی آپ نیچے کیوں بیٹھ گئی ہیں، اٹھیں نیچے مت بیٹھیں، میں آپ کو چارپائی لا کر دیتا ہوں ابھی۔ میں جلدی سے تیسری منزل کی طرف گیا اور وہاں سے چارپائی اٹھانے لگا۔ جیسے میں تیسری منزل پر اوپر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بہن جو ہے وہ تیسری منزل پر چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے، جسے میں ابھی صحن میں چھوڑ کر آیا تھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ جیسے میری چیخ نکلی تو جیسے اس نے میری طرف پلٹ کر دیکھا، یہ وہی عورت تھی جو اس رات کھڑکی میں تھی۔ میں چیخیں مارتا ہوا نیچے بھاگا، سب جاگ گئے کہ تیسری منزل پر کیا کر رہا ہے۔ دوسری منزل پر جو بھائی تھے وہ بھی جاگ گئے، بھابھی بھی جاگ گئی، سب جاگ گئے اور سب مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کدھر جا رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا، تم گر جاؤ گے سیڑھیوں سے۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا نیچے آ گیا۔ سب جاگ گئے، سب نے لائٹس آن کر لی۔ میں صحن پر آ کر چارپائی پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تقریباً مجھے 1 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو میں نے گھر والوں کو سارا قصہ بتایا۔ تو میری بڑی سسٹر کہتی ہیں میں تو اس ٹائم کی ڈرائنگ روم میں سوئی ہوئی ہوں جب تم نے میرے سے آ کر پوچھا تھا، بھلا میں کیوں اوپر جاؤں گی اتنی رات کو، اور اگر میں نے اوپر جانا ہی ہوتا تو میں پہلے ہی اوپر چارپائی بچھا لیتی، میں تو ڈرائنگ روم میں ہی سوئی ہوئی تھی، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ مخلوق مجھے بہت تنگ کر رہی ہے، لیکن اس نے مجھے آپ کے روپ میں ڈرایا ہے۔ میری بہن بھی بہت زیادہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ سب میرے اوپر ایسے کرسی پڑھ کر پھونکنے لگ گئے۔ اس وقت میرے بھائی کہتے ہیں میرے چہرے کا رنگ ایسا تھا جیسے پیلا زرد ہو جاتا ہے اور میرے ہونٹ نیلے رنگ کے ہو گئے تھے خوف سے۔ وہ رات بڑی مشکل سے گزری۔ صبح میرے دونوں بھائی مجھے لے کر ایک عامل کے پاس گئے۔ ان عامل نے پڑھائی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لڑکے کے پیچھے ایک چڑیل لگی ہوئی ہے اور وہ چڑیل اس پورے علاقے میں رہتی ہے۔ اس چڑیل کی وجہ سے وہ پورا علاقہ سنسان ہی رہتا ہے، وہاں پر رونق نہیں ہے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا اس علاقے کے بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہاں پر ایک خالی گھر بھی ہے، اس گھر میں 2 جوان لڑکیوں کی موت ہوئی تھی جن کے اوپر اسی چڑیل کا بسیرا تھا۔ ایک لڑکی کو چھت سے اس نے دھکا دیا تھا، گرتی گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور دوسری لڑکی نے خود کو خود ہی پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا تھا۔ ان کو بھی وہ مخلوق نظر آتی تھی، وہ ان کے گھر میں ہی رہتی ہے۔ وہاں پر ایک کچرا کنڈی بھی ہے، وہاں پر بھی اس کا بہت زیادہ بسیرا ہے۔ میں نے انہیں بتایا میرے پیچھے وہ وہیں سے لگی ہے۔ یہاں تک کہ وہ جو بزرگ تھے، جو عامل تھے، انہوں نے میرا علاج شروع کر دیا۔ جو تعویذ میرے گلے میں تھا انہوں نے وہ اتروا دیا اور کہا کہ ابھی تمہیں عمل کے تعویذ پہننے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے 11 دن کالے لباس میں رہنا ہے اور بالکل بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا، ڈرائنگ روم میں بھی نہیں جانا، کیونکہ اس کمرے کی حدود تک اس کا بسیرا ہو چکا تھا۔ اب سب بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ میں اپنے بھائی کے کمرے میں رہنے لگ گیا۔ ان لوگوں نے ڈرائنگ روم میں آنا جانا شروع کر دیا، بچے بھی تھے چھوٹے ان کے۔ 11 دن میں گھر میں قید ہو کر رہ گیا۔ دن کے وقت اگر میں ڈرائنگ روم میں جاتا بھی تھا تو میرا سر بھاری ہو جاتا تھا اور بہت زیادہ غصہ آنے لگ جاتا تھا۔ میں پھر وہاں سے باہر نکل جاتا تھا۔ 11 دن کالے لباس میں نے گزارے، وہ مجھے نظر نہیں آئی، نہ ہی اس کی آواز آئی، لیکن جب میں سویا ہوتا تھا تو مجھے اپنے جسم پر تھوڑا سا بوجھ اور وزن سا فیل ہوتا تھا، جیسے کوئی بھار سا ہے میرے اوپر۔ خیر 11 دن کے بعد دوبارہ ان بزرگ کے پاس گیا، ان عامل کے پاس۔ انہوں نے پڑھائی کی اور ایک تعویذ میرے گلے میں اور ڈال دیا اور پہلے والا تعویذ اتروا لیا اور کہا کہ امید ہے اب وہ تمہارے پیچھے نہیں آئے گی، تم نے کالے بکرے کا سر لے کر اسی کچرا کنڈی پر پھینک دینا، 7 دفعہ اپنے سر پر چکر بھی دے دینا۔
और फेंकते वक्त पीछे पलट कर नहीं देखना। शायद तुम्हें कोई आवाज़ भी आए, या शायद वो तुम्हें पुकारे भी सही, तो पीछे पलट कर नहीं देखोगे। इस अमल की शर्त है कि तुम अकेले ही वहां पर बकरे का सर फेंकने जाओगे। जिस रास्ते से तुमने वो बकरे का सर फेंकना, वापस उस रास्ते पर नहीं आना। तो मैंने उन्हें ये कहा कि क्या ये मुमकिन है कि मैं जब उसका सर फेंकने जाऊं तो वहीं से सीधा अपने घर की तरफ चला जाऊं, क्योंकि वापस तो फिर मैं अगले दिन ही वहां से गुजरूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मुमकिन है, ऐसे हो सकता है कि यहाँ से जाते हुए तुम बकरे का सर लेकर ये तावीज़ उसके माथे के दरमियान में इसी सुई के साथ लगा देना और इसको वहां पर फेंक देना। फेंकने से पहले ये तुम्हें भारी महसूस होगा, घबराना मत, तुम्हारे भाई तुमसे पहले आके निकल जाएंगे। उसके बाद तुमने 3 दिन के बाद मेरे पास आना है। मैंने कहा कि ठीक है। हम लोग वहां से सीधा मार्केट गए, काले बकरे का सर लिया, घर के करीब पहुंचकर उसके माथे में मैंने वो तावीज़ लगाया। जो ही उसके माथे में मैंने वो तावीज़ लगाया, मेरे जिस्म को एक झटका सा लगा। मेरे भाई मेरे से पहले घर चले गए थे, मुझे अकेले गुजरना था। जब मैं वहां से गुजर रहा था, वो बैग जो है वो बहुत वजनी हो गया, जैसे मैंने किसी को उठाया हुआ, इतना भारी था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और उसको उस कचरा कुंडी पर फेंक दिया। जो ही मैंने फेंका, एक भयानक चीख सुनाई दी। मैं तेजी से वहां से भागता हुआ अपनी गली में आ गया और अपने घर चला गया। घर जाकर मुझे गुस्ल करना था और कपड़े बदलने थे। मैंने गुस्ल किया और कपड़े बदले। अब मुझे अपना जिस्म हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। 3 दिन के बाद मैं नामिर के पास गया। उन 3 रातों में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। नामिर ने मुझे फिर से पढ़ाई की और कहा कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, वो मखलूक तुमसे हट चुकी है, दोबारा तुम्हें तंग नहीं करेगी, लेकिन कभी भी रात 12 बजे के बाद वहां से अकेले मत गुजरना, क्योंकि वो किसी और रूप में भी तुम पर हमला कर सकती है। अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद मैं कभी भी इतनी देर रात के घर नहीं आया। और ये बात बिल्कुल सच थी कि फैक्ट्री एरिया का वो मोहल्ला बहुत पुरसरार सा था। बिल्कुल भी वहां पर रौनक नहीं थी। शाम होते ही हर घर की लाइट तो जल जाती थी, लेकिन कोई शोर शराबा या आवाज नहीं होती थी। दिन भर फिर भी चहल पहल रहती थी। हम लोग 5 साल उसी मकान में रहे। फिर हम लोगों ने, तीनों भाइयों ने मिलकर अपना घर ले लिया और मेरी भी शादी हो गई। अब हम लोग सेटला टाउन में रहते हैं। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया नदीम आपका। वैसे ये जो भी इलाके सुनसान हो जाते हैं, पुरसरार हो जाते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी भी जानवर को कोई भी पत्थर नहीं मारना चाहिए जब तक वो आप पर हमला ना करे, क्योंकि वो किसी रूप में भी हो सकते हैं। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।